सुप्रभात। आप सभी का महर्षि गौतम शिक्षण संस्थान में स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के तहत हमने अभी तक पढ़ा था कि जो वाक्य हैं, वाक्य रचना में पढ़ा है मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य। इन तीनों की हमने परिभाषा पूरी कर ली है। अब हम इसके बारे में थोड़ा जो अंतर होता है कि हमें पता कैसे चले कि यह मिश्र वाक्य है या संयुक्त वाक्य है, थोड़ा पहले उसके बारे में जान करके फिर हम उसमें देखेंगे कि उपवाक्य किसे कहते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आज हम ये जानेंगे कि हमारा जो संयुक्त वाक्य और उपवाक्य है ये किस प्रकार पहचान हो सकती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि देखिए कि संयुक्त वाक्य में जो है इसमें वाक्य उपवाक्य जो होते हैं, कौन से उपवाक्य दोनों ही स्वतंत्र होते हैं। कैसे होते हैं? दोनों ही स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, ये बात है। देखिए जैसे कैसे मैंने ये लिखा है कि स्वतंत्र होते हैं, किस प्रकार। और इनको एक बात और, इन्हें योजक या इनको हम समुच्चय बोधक शब्दों से जोड़े जाते हैं। ठीक है, पहला अंतर ये होते हैं। तो इससे क्या होता है, हमें ये पता चलता है कि किस प्रकार से संयुक्त वाक्य होता है। देखिए हम पहले ये उपवाक्य दोनों ही होते हैं। पहले हम एक उदाहरण देख लेते हैं। ये देखते हैं हम, कुसुम खाना खाती है और मीरा पाठ पढ़ती है। ठीक है, तो ये एक अपना उदाहरण है समझने के तौर पे, जिससे हमें ये पता चले कि संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में अंतर क्या है। देखिए कुसुम खाना खाती है, ये एक वाक्य है और यह जो उपवाक्य है वह क्या है, अपने आप में स्वतंत्र है। यानी कि इस वाक्य का इस वाक्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर ये नहीं हो और अगर अलग से ये पढ़ा जाए तब भी हम इसको पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, और शब्द जो है ये कैसा शब्द है, योजक शब्द है, क्योंकि संयुक्त वाक्य को जोड़ने के लिए योजक शब्दों की आवश्यकता होती है। उन योजक शब्दों के बिना ये पूरा नहीं हो पाते हैं। और ये जो उपवाक्य होते हैं अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, ये किसी पर भी आश्रित नहीं होते हैं। तो ये एक अंतर आ जाता है हमारा संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में। जबकि मिश्र वाक्य क्या होते हैं अपने, जबकि मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं। शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही है। आपने समझ लीजिए थोड़ा सा अच्छे से और कि मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक प्रधान उपवाक्य होता है। कैसा होता है, एक प्रधान उपवाक्य होता है और बाकी के जो उपवाक्य यानी कि जो बाकी का जो पार्ट है वाक्य का, वह क्या होता है, इसमें उसके ऊपर आश्रित होता है। यानी कि अगर वह पार्ट नहीं हो तो वह वाक्य पूरा नहीं होगा। जैसे देखिए समझते हैं हम इस वाक्य से कि हमने ये पहले भी किया है उधर, एक बार ये किया हुआ थोड़ा अच्छा सा रहेगा, हमें समझ में भी अच्छे से आएगा। देखिए लिखते हैं हम, गीता महर्षि वेद व्यास। देखिए इसमें बहुत से उपवाक्य आ जाएंगे, इसमें अच्छे से समझ में आएगा। ये महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित है, यह हमें कर्मयोग, ध्यान योग व
साधना व धर्म के बारे में बताती है। ठीक है स्टूडेंट्स, यह जो चीज़ हमने लिखा है उदाहरण, यह बहुत ही परफेक्ट और अच्छे से जमेगा आपको समझने के लिए। देखिए गीता, गीता अपने आप में क्या है, परिपूर्ण शब्द है, वाक्य है, पुस्तक है ये। ठीक है, यह किसी लड़की का या किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, यह एक पुस्तक का नाम है और किसके द्वारा रची गई है, महर्षि वेद व्यास द्वारा। यानी कि अगर ये नहीं हो, ये क्या है हमारा प्रधान उपवाक्य है। क्या है ये अपना, ये प्रधान उपवाक्य है गीता जो लिखा हुआ है। तो इसको किसने रचा, किसने रचा इसको, महर्षि वेद व्यास ने। किसने रचा, महर्षि वेद व्यास ने। और ये क्या, अब यह जो शब्द है ये किसके लिए आ रहा है, हमारा गीता के लिए। किसके लिए आ रहा है, गीता के लिए। बिल्कुल, वेरी गुड, सही, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं कि यह शब्द जो है यह हमारे गीता के लिए आ रहा है और हमें क्या सिखाती है, कर्म योग, ध्यान योग और धर्म के बारे में बताती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ गीता हटा देते हैं तो केवल ये अगर महर्षि वेद व्यास और ये रख देते तो हमें ये पता नहीं चलता है कि कौन हमें सिखाता है, कि किसने, महर्षि वेद व्यास ने किसकी रचना की, क्योंकि महर्षि वेद व्यास ने तो महाभारत की भी रचना की है। तो यहाँ पर जो है हमें गीता एक स्पेशल, एक मुख्य रूप से जो वाक्य का अंश है वह क्या है, गीता है। और इसी से वाक्य की शुरुआत होती है, इसी पर पूरा वाक्य आश्रित है, इसीलिए यह मिश्र वाक्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, बिल्कुल सही, समझ में आया होगा आपको। इसी प्रकार से अगर हम लिख दें कि महात्मा गांधी ईमानदार, महात्मा गांधी ईमानदारी, सत्यवादिता और अहिंसात्मक प्रवृत्ति के समर्थक थे। ठीक है, सही बात है ना। गांधी जी अपने कैसे थे, जो ईमानदार हो, सत्यवादी हो, सत्यनिष्ठ हो और कैसे हो, अहिंसात्मक हो, है ना। अब यह जो सारे शब्द हमने देखे हैं, ये जो सारे शब्द देखे हैं, ये किसके लिए आ रहे हैं, महात्मा गांधी के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल सही। हाँ, तो अब यहाँ महात्मा गांधी क्या हो गया, ये अपना, ये भी प्रधान उपवाक्य हो गया। अगर महात्मा गांधी नहीं हो तो ये शब्द हमारे पूरे परफेक्ट नहीं बैठते हैं, पूर्णतः परिपूर्ण नहीं हो पाएंगे ये, और वाक्य क्या हो जाएगा, हमारा अधूरा हो जाएगा। इसीलिए हमारा ये हो गया कि मिश्र वाक्य में प्रधान उपवाक्य पर पूरा वाक्य निर्भर करता है, आश्रित रहता है। तो ये है हमारा सबसे अच्छा सा छोटा सा तरीका कि मिश्र वाक्य में और संयुक्त वाक्य में अंतर क्या है। ठीक है, अब इसके बाद में हम आते हैं उपवाक्य के तहत। ठीक है, अब हम इसमें आ जाएंगे उपवाक्य के तहत। उपवाक्य क्या होता है, ठीक है, क्योंकि अभी इतनी देर में हम पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं उपवाक्य उपवाक्य उपवाक्य, तो थोड़ा हमारे दिमाग में एक झंझावत सा होता है कि उपवाक्य क्या होता है। उपवाक्य वह होता है जो क्या होता है, हमारे एक वाक्य की पहचान बताता है। क्या करता है, वाक्य की पहचान बताता है। प्रधान उपवाक्य में ये भी क्रिया होती है। तो सबसे पहले लिखते हैं कि उपवाक्य क्या होता है, जिसकी क्रिया मुख्य हो। क्या हो, जिसकी क्रिया मुख्य हो, यह होता है प्रधान उपवाक्य। क्या कहलाता है, प्रधान उपवाक्य कहलाता है। ठीक है, ये उपवाक्य कहलाता है। ये हमारा हो गया उपवाक्य। इसके पश्चात कि हमारा ये
कि अब दूसरा आता है कि जो आश्रित उपवाक्य होता है, कैसा, अभी हमने पढ़ा ये प्रधान उपवाक्य, ये आश्रित उपवाक्य, ठीक है। आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य क्या होता है, ये तो हो गया प्रधान का। आश्रित उपवाक्य जिसमें वाक्य की शुरुआत जो कि तथा यदि क्योंकि और आदि शब्दों से होती है, ठीक है। ये देखिए प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य, दो तरह के उपवाक्य बताए, पता कैसे चले किसका। प्रधान उपवाक्य में क्या होगा, हमारी मुख्य क्रिया होगी, क्या होगी, उस वाक्य की क्रिया मुख्य होगी, यानी कि जिसके पास में पूरा आश्रित वाक्य रहता है, जिसके आधार पर रहता है, वो हो जाएगी प्रधान उपवाक्य में। आश्रित उपवाक्य की शुरुआत कहाँ से होगी, अब तक जैसे कि हमने देखा इसमें और है, बीच में हमने ये लगा दिया कि महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित है यह हमें, ठीक है। तो कभी कभी इनमें जो है अधिकतर जो कि, तथा, यदि, क्योंकि, और, है ना, इन प्रकार के वाक्यों से उनकी क्या होगी, शुरुआत होगी। वे वाक्य क्या कहलाएंगे, हमारे आश्रित वाक्य कहलाएंगे। हो गई बात समझ में। और इसके पश्चात क्या आता है हमारे कि आश्रित वाक्य के बाद आता है मिश्र वाक्य का एक सरल वाक्य में रूपांतरण हो सकता है। क्या हो सकता है यह सरल वाक्य में रूपांतरण हो सकता है तथा वाक्यांत मीन्स समझते हैं ना आप, जिस प्रकार वाक्यांश होता है यानी कि वाक्य का एक भाग, वैसे इसमें होता है वाक्यांत, यानी कि वाक्य के अंत तक क्या होती है, उसमें वही क्रिया बनी रहेगी। वाक्य के अंत तक वही क्रिया, कौन सी, वही जो मुख्य क्रिया है, ठीक है, वही क्रिया बनी रहेगी। ये इसका अगला उदाहरण है। ये हो गया भाई, अपने इसके 3 बात हो गए कि उपवाक्य क्या होते हैं, ठीक है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से कि इसमें मुख्य क्रिया होती है प्रधान उपवाक्य में, जबकि उपवाक्य में क्या होता है कि हमारा जो है जो कि, तथा, यदि से शुरुआत होता है। मिश्र वाक्य को हम क्या कर सकते हैं, सरल में रूपांतरण कर सकते हैं, ठीक है, ये कहलाता है। और वाक्यांत तक, अर्थात वाक्य के अंत तक इसकी वही क्रिया बनी रहेगी, तो ये कहलाते हैं अपने क्या, उपवाक्य। किस किस से बनते हैं इसके बाद में। अब हम आते हैं उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि हम अलग अलग प्रकार से वाक्य के भेद पढ़ रहे हैं, तो वाक्य के जो हैं वो भी अलग अलग प्रकार के होंगे। आज हमारे ये वाक्य का जो है थोड़ा भाग आगे का और थोड़ा पूर्ण हो जाएगा। अब लिखते हैं हम उपवाक्य के भेद, ठीक है। उपवाक्य के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, ठीक है। नंबर 1 संज्ञा उपवाक्य, नंबर 2 विशेषण उपवाक्य, ठीक है। नंबर 3 अपना आ जाएगा क्रिया विशेषण उपवाक्य, ठीक है। ये हाँ, तो देखिए उपवाक्य किसे कहते हैं पता चल जाएगा हमें। इसके पश्चात उपवाक्य के भेद, कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। संज्ञा उपवाक्य,
और विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, अब हम इसकी थोड़ी परिभाषा देख लेते हैं जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि किस प्रकार से ये पूरा होता है। अब हम लिख देते हैं कि संज्ञा का होगा जो प्रधान उपवाक्य वाक्य की किसी संज्ञा या संज्ञा पदबंध से संज्ञा पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त होती हो उसे हम संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। होती हो उसे हम संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे हम लिखते हैं श्याम ने कहा कि वह बाहर नहीं जाना चाहता। ठीक है, नहीं जाना चाहता। अब आगे लिखते हैं हम एक और उदाहरण। विद्यार्थी जानता है कि वह कठिन परिश्रम से ही सफल होगा। वह कठिन परिश्रम से सफल होगा। ये वाला वो होता है इसमें। ठीक है, हाँ, तो एक बार देख लेते हैं संज्ञा उपबंध पे हमने लिख लिया है। अब अच्छे से इसको थोड़ा सा सामने गौर से देख लेते हैं। देखिए, संज्ञा उपवाक्य, ठीक है, जो प्रधान उपवाक्य, कैसा प्रधान उपवाक्य वाक्य की किसी संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त हुआ हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा। अब देखिए परिभाषा तो थोड़ी आपको कठिन लग रही होगी, वाक्य से समझते हैं। अब ये देखिए क्या लिखा हुआ है हमारा, श्याम ने कहा। चूंकि हमें पता है कि श्याम क्या है, संज्ञा है, और इसी क्योंकि संज्ञा की परिभाषा क्या है अपनी, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को जहाँ नाम आ जाता है वो संज्ञा कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो लिखा हुआ है किसी संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर, तो या तो संज्ञा हो यानी किसी व्यक्ति वस्तु का नाम हो तो वो आ रहा है हमारे। पूरा पदबंध जो होता है यानी कि पूरा जो वाक्य होता है वह, उसको कहते हैं पदबंध। ठीक है, तो की, अभी की तो अलग हो गया आपने, वह, अब ये जो वह शब्द है, यह वह शब्द किसके लिए आ रहा है, श्याम के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है, श्याम के लिए आ रहा है कि वह बाहर नहीं जाना चाहता है। तो ये किस प्रकार का हो गया वाक्य, उपवाक्य, संज्ञा का हो गया, क्योंकि ये किसके बारे में, वह किसकी ओर इंगित कर रहा है, श्याम के बारे में बता रहा है। विद्यार्थी जानता है कि वह कठिन परिश्रम में सफल होगा, यानी कि यह वह शब्द भी किसके लिए आ रहा है, विद्यार्थी के लिए आ रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी जानता है कि क्या है कि वह जब कठिन परिश्रम करेगा तभी वह क्या होगा, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा, अन्यथा उसमें क्या होगा कि वह पीछे रह जाएगा। अब हम अगला करते हैं विशेषण उपवाक्य। कैसा, विशेषण उपवाक्य। ठीक है, अभी पहले हमने किया है संज्ञा उपवाक्य, अब कर लेते हैं हम विशेषण उपवाक्य। देखिए वही परिभाषा जैसा ही है विशेषण उपवाक्य में। विशेषण की परिभाषा क्या होती है अपनी, कि जहाँ पर संज्ञा व सर्वनाम की क्या बताई जाए, विशेषता बताई जाए। ठीक है, तो यहीं पर वो बात ही आएगी कि
कि विशेषण में क्या आ जाएगा अपने जो आश्रित वाक्य है। अब यहाँ पे हम वाक्य और उपवाक्य की बात कर रहे हैं। जो आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा या सर्वनाम, किसी संज्ञा या सर्वनाम उपवाक्य की विशेषता बताता है, वह विशेषण उपवाक्य कहलाता है। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसका उदाहरण देख लेते हैं एक पहले। यह वही लड़का है जो कक्षा में प्रथम आया था। ठीक है, एक और देख लेते हैं। यह वह, इसकी जगह और लिख लेते हैं हम, ताजमहल वही मीनार है जहाँ मुमताज की कब्र है। ठीक है, ये हो गया अपने दो। और अब इसमें देखते हैं विशेषण उपवाक्य है। अब इस विशेषण के पश्चात क्या आएगा, देखिए बता दिया मैंने आपको पहले ही, किसकी विशेषता बताएगा, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएगा। तो अब देखिए यहाँ पे हम उदाहरण के तौर पर समझते हैं। अब यह जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यह शब्द कैसा है, अपना सर्वनाम वाला है। कैसा है, सर्वनाम है। और ये क्या है, अपना संज्ञा है। लड़का शब्द क्या है, संज्ञा है। तो अब देखिए ये जो है लड़का शब्द जो है हमारे, ये क्या कर रहा है, वही क्या कर रहा है, वही शब्द आ रहा है उसके। अब ये वही शब्द हमें क्या दर्शा रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। लड़के तो बहुत है लेकिन ये वही लड़का है, तो यहाँ पर ये कौन सा हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण के और भी नाम है संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये लड़का की विशेषता बता रहा है। तो अब जब इस उपवाक्य में क्या हो रहा है, इसका यहाँ पे देखिए, क्योंकि जो कि हमने पहले ही पढ़ा था, जो कि, तथापि, यद्यपि, इन वाक्यों से क्या होगा, वो मिश्र वाक्य जुड़ेगा। इसके पश्चात क्या है, ये संज्ञा शब्द है और ये विशेषण का है, इसलिए हम क्या पढ़ रहे हैं, विशेषण उपवाक्य। तो ये जो वाक्य कैसा हो जाएगा, विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। ये प्रधान वाक्य है, इधर क्या है, प्रधान वाक्य है, क्योंकि इसी के ऊपर हमारा ये क्या उपवाक्य आश्रित है ना, आश्रित। देखिए अगर ये लड़का है तो इस लड़के के बारे में बताई विशेषता, क्या बताई कि कक्षा में प्रथम आया था। ठीक है, ये बात यहाँ पे होती है, ये आश्रित उपवाक्य के अंतर्गत आता है। अब देखिए ताजमहल, ताजमहल भी क्या है, ये हमारी संज्ञा है। क्या है, संज्ञा है। और मीनार शब्द भी क्या है, संज्ञा है ना, क्योंकि ये भी तो क्या आ रहा है, ये भी एक जगह और स्थानवाचक में आ रहा है। तो अब ये जो क्या कर रहा है, इसके बारे में हमें बता रहा है कि कौन सी मीनार है, ताजमहल वही मीनार है। एक स्पेशलिटी के बारे में, एक विशेषता के बारे में बताई जा रहा है। तो यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाए। अधिकतर इसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया जाता है। ये कौन, जहाँ क्या है, मुमताज की कब्र है। तो ये चीज़ें जो हैं हमें इससे दर्शाती है कि ये क्या है, ये हमारा विशेषण उपवाक्य है। अब हम लास्ट उपवाक्य आता है हमारा, क्या आता है, क्रिया विशेषण उपवाक्य आता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा सा और हम ध्यान से एक क्रिया विशेषण के उपवाक्य को करते हैं। लिखते हैं क्रिया विशेषण, ये नंबर 2 हो गया था अपना। अब तीसरा नंबर, क्रिया
विशेषण। देखिए ये तो बिल्कुल ही अलग है, अच्छा सा है, छोटा सा, जल्दी समझ में आने वाला है कि जिन आश्रित उपवाक्यों को क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। ठीक है, अर्थात एक और लिख लेते हैं, अर्थात जो आश्रित उपवाक्य देखिए क्रिया विशेषण का मतलब क्या होता है, क्रिया की विशेषता। उपवाक्य क्रिया की विशेषता बताता है, वह क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। अब हम पहले इसके उदाहरण लिख लेते हैं, जैसे कि यदि बोलना नहीं आता है तो तुम चुप रहो। ठीक है, एक और, यदि जब तुम स्टेशन पर पहुँचे तब मैं घर से निकला। हाँ भाई, ये अपन पहले थोड़ा अब देख लेते हैं, लिख लिया होगा अपन ने, है ना, ये अच्छे से। देखिए, जिन आश्रित उपवाक्यों को क्रिया विशेषण में प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। क्रिया विशेषण होते नहीं हैं, पर उनको उस रूप में, यानी कि उसको क्रिया की विशेषता के बारे में बताने के लिए कहा जाता है, तो वह क्या कहलाता है, क्रिया विशेषण। अर्थात वह क्रिया विशेषण जो क्या है, हमें वह क्रिया विशेषण वे जो क्या क्रिया की विशेषता बताएं, वह क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि वे क्रिया विशेषण नहीं हैं, परंतु फिर भी उन्हें उपवाक्य के तहत किसके रूप में प्रयुक्त किया जाएगा, क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया जाएगा। अब ये दो वाक्य है हमारे, देख लीजिए कि यदि बोलना नहीं आता है तो तुम चुप रहो। यानी कि यहाँ पे क्या है कि अगर आपको बोलना नहीं आता है तो क्या रहना है, आपको चुप रहना है। यानी कि ये जो वाक्य है, ये जो लास्ट वाला वाक्य है, ये इसकी विशेषता बता रहा है कि अगर आपको ये कार्य नहीं हो रहा है तो आप वो ना करें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो चुप रहो भी क्रिया आ रही है, यहाँ पे इस क्रिया की विशेषता नहीं बताई जा रही है, यहाँ पे रहना की विशेषता नहीं बताई जा रही है, यहाँ पे उस आगे वाले काम के बारे में बताया जा रहा है कि हमें ये नहीं करना है, अगर आता है तो करें, नहीं आता है तो नहीं करें। अब दूसरा देखिए, जब तुम स्टेशन पर पहुँचे तब मैं घर से निकला। अब इसमें ये जो दूसरा वाक्य है कि इसको पूरा करने के लिए कि जब तुम स्टेशन पर पहुँचे तब मैं घर से निकला, पहुँचने में भी या तो उसका घर नज़दीक है, पास है, उसका वो अलग से मैटर है। तो यहाँ पर यह वाक्य क्या कर रहा है, ये आश्रित तो है, पर इस आश्रित वाक्य को क्या कर रहा है, उसकी विशेषता के रूप में ये प्रयुक्त किया जा रहा है। तो ये हमारा आज का जो है उपवाक्य और वाक्य रचना का जो
चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार आप इसको अच्छे से जो है नोट कर लें, फिर इसको दोबारा